हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी के बहुत ही अच्छे प्यारे सुंदर प्लेटफॉर्म पे। हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पर पीसीएमबी पढ़ने के लिए। पीसीएमबी पढ़ने के लिए मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। और हम पीसीएमबी पढ़ेंगे क्लास 11 और क्लास 12 के लिए। मतलब क्लास 11 क्लास 12 के ईयर लॉन्ग लेक्चर्स मिलेंगे इसी साल 11th इसी साल 12th। जो बच्चे 11th के लिए फॉलो करिए, जो बच्चे 10th के लिए हैं वो हमारा दूसरा चैनल फॉलो करें। साउथ सिटी पीसीएमबी करके एक चैनल है, उस पे भी बहुत जल्दी पूरे साल के कोर्स आ रहे हैं। जो बच्चे 12th के हैं वो आरटी एकेडमी को फॉलो करें और ये आरटी एकेडमी आपके लिए पीसीएमबी के हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स और इतनी अच्छी क्वालिटी में आपके लिए लेके आएगा। सिर्फ कंटेंट नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, प्रॉब्लम्स के साथ थ्योरी पढ़ाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस करेंगे, आपके डाउट्स बताएंगे, बहुत ही उम्दा, बहुत प्यारे अच्छे हाई क्वालिटी नोट्स देंगे। साल भर जुड़े रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा और कहीं भी पढ़ोगे इससे बढ़िया नहीं पाओगे। कानपुर में ये वीडियो शूट हो रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। बेस्ट फैकल्टीज, जो सबसे अच्छी और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं और कानपुर की टॉप फैकल्टीज जो उनको हम लेकर आए हैं आरटी एकेडमी। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। मैंने आईआईटी कानपुर में बहुत सारा समय फिजिक्स पढ़ते हुए निकाला है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की। अच्छी जगह से पढ़ के आए हैं, अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं, अच्छे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखते रहिए, फॉलो करिए आरटी एकेडमी। क्लास 11 की बारी आ गई है, समय बर्बाद नहीं करना है, काम शुरू करना है और काम शुरू हो चुका है। हम कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। इसमें पढ़ रहे थे फंक्शंस और ग्राफ। दो पार्ट्स हो चुके हैं। हमने ग्राफ बनाना सीख लिया, इक्वेशन सीख ली, फंक्शन सीख लिया, फंक्शन की वैल्यू निकालनी सीख ली, स्लोप, इंस्टेंटेनियस एवरेज कैसे होती है ये सीख लिया। आज बारी है पार्ट 3 की। ज्यादा बातें नहीं करते हैं, काम करते हैं स्टार्ट। चलिए आज की स्लाइड का स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। फिलहाल देखिए, हमारे इस लेक्चर में जो पार्ट, हम इस लेक्चर को कई पार्ट्स में कर रहे हैं, एक पार्ट की सीरीज बना रहे हैं ताकि एक लेक्चर को एक गो में करते चले आए। एजेंडा ये था, लिखा हुआ है आपके सामने। स्लोप और एरिया तक जाना था, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल करे थे, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स करी थी। मैंने स्लाइड को साफ कर दिया है, बस इक्वेशन से ग्राफ सीख लिया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने ग्राफ की दो इंपॉर्टेंट बातें, स्लोप और एरिया सीखा था। स्लोप के लिए dy by dx या डेल्टा y by डेल्टा x सीखा था। ये इंस्टेंटेनियस स्लोप हुआ करती थी और ये एवरेज स्लोप हुआ करती थी। ये दिमाग में रखना है अगली बार। क्वेश्चन किए थे, इक्वेशन से ग्राफ की प्रैक्टिस करी थी। अगर नहीं देखा है तो पिछला पार्ट देख लो, खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की चर्चा करी थी, इनकी इक्वेशंस और जितने टाइप के स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो स्लोप की चर्चा की जाए तो ये भी कर ली थी। आगे देखिए, व्हाट इज स्लोप, ये डेफिनेशन कर ली थी। स्लोप की डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने ऐसे बातें सीख ली थी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ऐसा एक स्लाइड आया था जिसमें मैंने रेड कलर से एक बड़ा सा ग्राफ बना के आपको दिखा दिया था। आज की बातें एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्लोप से आगे की हैं। एवरेज स्लोप को लिखा जाता था डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x और इंस्टेंटेनियस स्लोप को लिखा जाता है dy by dx, जहां पे डेल्टा x टेंडिंग टू 0 हो जाता है। आज के लेक्चर का स्टार्ट होगा एरिया अंडर ग्राफ से। दो बातें थी, स्लोप और एरिया, दो बातें थी। स्लोप की बातें हम कर चुके, एवरेज भी निकाल लिया, इंस्टेंटेनियस भी निकाल लिया, वो तो खत्म हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट जो ग्राफ का है, दैट इज एरिया अंडर ग्राफ। ये जो एरिया अंडर ग्राफ है इसकी चर्चा करें। तीन बातें लिखी हैं। प्रोजेक्शन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस, उसके बाद टेक डिफरेंशियल एलिमेंट, सम द एरिया ऑफ ईच एलिमेंट। क्या है मतलब इनका? इन दो बातों को तो हम समझ लेंगे कि मेथड है, एरिया फाइंड करने का, ये मेथड है। हम सबसे पहले समझे तो कि एरिया अंडर ग्राफ का मतलब ग्राफ में कहां का एरिया निकालना है। आओ देखो करते हैं। सबसे पहले आपके लिए ग्राफ प्लॉट करके देते हैं। देखो, आपके लिए ग्राफ प्लॉट है, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये है x और ये है y। x और y एक्सिस हो गए? जी हाँ, हो गए। अब क्या करें? कुछ खास नहीं, चुपचाप से बढ़िया सुंदर अच्छी प्यारी एक ग्राफ बनाइए। चलिए, हमने ऐसा एक ग्राफ बनाया। जो ग्राफ बनाया उसमें अगर तुमसे कोई कहे कि बेटा बताओ कि इंडिपेंडेंट कौन है, तो हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट के नाम पर
एक्स वेरिएबल हम लोग कंसीडर किया करते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था। और अगर y की चर्चा करें तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ करता था, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, तो क्या किया जाए? कुछ खास नहीं, एक काम करो, इस ग्राफ के एंड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। दिमाग में रखना इस बात का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे x पे लाइन ड्रॉ करो, फिर एंड से भी x पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके क्या मिला? कुछ नहीं, ये एक परपेंडिकुलर है, ये एक परपेंडिकुलर है। इसे x1 बोल दो, इसे x2 बोल दो। इसका मतलब ये है कि जो मेरा ग्राफ है वो x1 से स्टार्ट हो रहा है, x2 तक जा रहा है, उसके बीच में वेरी कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन x1 से x2 तक जा रहा है। ग्राफ की लिमिट है कि ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, यहां तक जाएगा। अब यहां से प्रोजेक्शन बनाइए। प्रोजेक्शन का मतलब क्या? कि कोशिश करिए कि आपका जो ग्राफ है बेटे, वो ऊपर से टॉर्च मारिए तो एक परछाई बनेगी। कहां बनेगी? एक्स एक्सिस पे। इस एक्स एक्सिस पे जब आप परछाई बनाएंगे तो ग्राफ से लेकर एक्स एक्सिस तक में जो परछाई बन जाएगी, जो शेडो बन जाएगी, जो प्रोजेक्शन आ जाएगा, हम कहेंगे हमने एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लिया। ये वो सेगमेंट है हमारा जिस सेगमेंट का हम एरिया निकालना चाहते हैं। ये वो है सेगमेंट, सेगमेंट अंडर ग्राफ, अंडर कर्व बोल दें या ग्राफ बोल दें, एक ही बात है। ये सेगमेंट अंडर कर्व या सेगमेंट अंडर ग्राफ है। और हम जब चाहते हैं कि एरिया अंडर ग्राफ निकालें तो कोशिश करते हैं कि ऐसे ही एरिया निकालें, ऐसे ही सेगमेंट का एरिया निकालें। हम कहेंगे कि इसी का एरिया जो होगा, इस पोर्शन का एरिया जो होगा, वो एरिया अंडर ग्राफ होगा। विशेष 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 ध्यान रखें, करना क्या है? प्रोजेक्शन लेना है एक्स एक्सिस पे। गौर से देखो पिछली स्लाइड में क्या पहली बात बोली गई, प्रोजेक्शन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस। जो भी ग्राफ बना है वहां से परछाई बनानी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। हमने किसे इंडिपेंडेंट माना? सर हमने तो x को इंडिपेंडेंट माना, तो जो ग्राफ है उससे x पर एक प्रोजेक्शन बना दीजिए। और प्रोजेक्शन बनाने पर जो भी शेडो वाला जोन आएगा उसका एरिया निकालना हमारे लिए एरिया अंडर कर्व कहलाएगा। कोई बच्चा कहे कि सर मान लो कि ग्राफ x और y का ही प्लॉट है, ठीक, x और y का ही ग्राफ प्लॉट है, कुछ और गड़बड़ी नहीं की। लेकिन कोई बच्चा कहे कि ये x ये y, लेकिन अचानक से कुछ परिवर्तन करके कह दिया गया कि ये जो आदमी है ये इंडिपेंडेंट है, और वेरिएबल भी लिख लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और इसकी चर्चा करो, ये कौन है? तुम कहोगे कि अब वो इंडिपेंडेंट था तो दूसरा वाला कौन होगा? डिपेंडेंट। तो सबसे पहली बात तो आपको ये हिदायत दे दें कि जो आदमी डिपेंडेंट है उसे इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मत लाओ, उसे हमेशा वर्टिकल पे बनाओ, मतलब y एक्सिस पे ले जाओ। तो जो भी यहाँ पर नंबर आना है, जो भी क्वांटिटी यहाँ पर आनी है, उसको वहां ले जाओ। बट अगर किताब या कोई क्वेश्चन या कोई शीट या कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करके कोई टीचर आपको दे दे कि डिपेंडेंट आदमी नीचे है और इंडिपेंडेंट ऊपर है एंड स्टिल द ग्राफ इज लाइक दिस, इस तरह का कोई ग्राफ, जो भी ग्राफ बना, अब इससे तुम्हें बनाना है प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन जो बनाओगे बेटे तो वो लॉजिकली ग्राफ के स्टार्टिंग वाले पॉइंट को देखोगे यहां जाएगा, और एक देखोगे तो यहां जाएगा। ये कहां परपेंडिकुलर बना दिया? अभी तक तो परपेंडिकुलर कहीं और बना रहे थे, कहीं और नहीं बना रहे थे। बहुत गौर से देखो तो परपेंडिकुलर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस पर आ रहा है। अब कौन सा हमें ग्राफ का एरिया चूज करना है? ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ के नीचे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस तक जो एरिया आ रहा है वो एरिया आपके काम का है। मैं इसको कलर भर दे रहा हूं, फिल्टर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। एंड दिस जोन इज कॉल्ड आर एरिया अंडर कर्व या पोर्शन या सेगमेंट अंडर कर्व, सेगमेंट अंडर ग्राफ। और इसी पोर्शन का, इसी सेगमेंट का जो एरिया होगा वो एरिया कहलाएगा एरिया अंडर ग्राफ। क्लियर है मेरी बात? ध्यान रखना कैसे बदल गया ऐसे ही। आपको कुछ बढ़िया इमेजेस से दिखाते हैं, बनाकर रखी हुई है, प्यारी सुंदर इमेजेस देखिए। ये y एक्सिस दिखाई दे रहा है, कलर चेंज। ये y एक्सिस दिखाई दे रहा है और y एक्सिस देखते ही हम कहेंगे कि ये आदमी जो है ये पक्का पक्का डिपेंडेंट
डिपेंडेंट, ठीक। और x को देखें, ये जो भी है ये आदमी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर नीचे वाला इंडिपेंडेंट है तो जो भी ग्राफ बना हुआ है टा ये, और y इज अ फंक्शन ऑफ x, आपको देखो इक्वेशन दे रखी है y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो लॉजिकली x जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब क्योंकि y x का फंक्शन है तो लॉजिकली y डिपेंडेंट है। तो सारा का सारा शेडो कहां बनाओगे, तो हम ग्राफ के परपेंडिकुलर्स बनाएंगे यहां पर, और ये हमारा जो पोर्शन आ गया बेटे, ये शैडोड पोर्शन आ गया, और इसी का एरिया क्या कहलाएगा, एरिया अंडर कर्व। ये डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा, ये कहानी डेफिनेशन है कि हाउ डू वी नो कि कौन सा एरिया निकालना है। दूसरी बात, कोई बच्चा कहेगा सर एक बात बताओ, कहानी में आपने बताया था कि परपेंडिकुलर तो यहां से डालना है, परपेंडिकुलर तो यहां से डालने, जहां ग्राफ खत्म हो रहा है, ठीक है, ग्राफ खत्म हो गया। ऐसा भी सोचा जा सकता है कि अगर पूरे ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना है तो स्टार्टिंग से एंड तक परपेंडिकुलर डालें और पूरा जोन निकालें। लेकिन अगर सवाल कहते हैं कि नहीं नहीं पूरा एरिया मत निकालो, x की वैल्यू जब a हो, x की वैल्यू जब a हो, वहां से लेके x की वैल्यू b तक ग्राफ का एरिया निकालो, यानी कि ग्राफ का एरिया निकालना है। ग्राफ पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, बस इतना बताना है कि x की वैल्यू a से x की वैल्यू b तक में क्या एरिया होगा। तो जहां आया x की वैल्यू a, वहीं से डाला परपेंडिकुलर, आप देखें दिस इज योर परपेंडिकुलर, और जहां आया x की वैल्यू b, दिस इज योर परपेंडिकुलर। अब इन दो परपेंडिकुलर के बीच में जितना जोन मिल गया तुमको, वो तुम्हारा एरिया अंडर ग्राफ हो गया। क्लियर है मेरी बात, समझा अच्छी तरह? आगे देखें, ये आया x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे निकलेगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो लॉजिकली ये आदमी कौन है, ये आदमी है डिपेंडेंट, और ये आदमी कौन है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये ग्राफ बन रहा है, उन्होंने कहा है, या ग्राफ बना है तो मान लेना स्लाइड में, क्योंकि बनाकर लाए कि a से लेकर b तक कि x का जो रेंज है इसमें एरिया बताइए, इसके पहले की जरूरत नहीं, इसके बाद की जरूरत नहीं। अगर दुनिया कहती कि ग्राफ की स्टार्टिंग से बात करो, ग्राफ के एंड से बात करो, तो दीज आर द लाइंस जिनके बीच का टोटल एरिया तुम्हें चाहिए होता। लेकिन अगर a से b के बीच का एरिया चाहिए तो x की वैल्यू जहां a मिली वहां से परपेंडिकुलर, जहां b मिली वहां से परपेंडिकुलर, और ये बीच का जो येलो जोन है जिसको मैं अब शेड कर रहा हूं, इस जोन का एरिया कहलाएगा एरिया अंडर कर्व। आई होप लॉजिकली क्लियर होगा। आगे बढ़ो, ये देखिए x is equal to function of y, फंक्शन ऑफ y, x फंक्शन है y का, तो x बन गया साहब अपना डिपेंडेंट, और y बन गया अपना इंडिपेंडेंट। फिर से वही सलाह कि जब भी कभी आपको x डिपेंडेंट दिखे तो x एक्सिस पे मत बनाइए, उसे y एक्सिस पे ले जाइए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको y पे ले जाइए। बट अगर किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन फ्रेम करने में टीचर ने डिपेंडेंट कोई x पे दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप से इंडिपेंडेंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। हमारा इंडिपेंडेंट कौन है, y है ना, तो y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ग्राफ के एंड्स पे। ये पूरा जोन जो मिलेगा, ये पूरा जोन, ये नीचे तक ये पूरा जोन, ये कहलाएगा एरिया अंडर कर्व। लेकिन अगर तुमसे कोई कहे नहीं a से लेके b तक की बातें करनी है, तो तुम कहोगे जहां मिला a वहां से परपेंडिकुलर, जहां मिला b वहां से परपेंडिकुलर। ध्यान रखना कि अब x की वैल्यू a नहीं, y की वैल्यू a और y की वैल्यू b के बीच का एरिया निकालना है, क्योंकि डिपेंडेंट है x और इंडिपेंडेंट है y, तो चूज किसकी वैल्यू करोगे, इंडिपेंडेंट की। कौन है इंडिपेंडेंट, y, तो y की तुम वैल्यू चूज करोगे, कहोगे जब था पॉइंट a और जब है पॉइंट b, इनके बीच का एरिया निकालो, मतलब इस जोन का एरिया निकालना है। इस जोन के एरिया का मतलब हमने क्या करना है, a से परपेंडिकुलर, b से परपेंडिकुलर, और इनके बीच का ये शेडेड पोर्शन जो कि हमने अभी कुछ ग्रीन कलर से दिखा रखा है, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। ये पोर्शन जिसको शेड करके गंदा कर दिया है, ये होगा एरिया अंडर कर्व। क्लियर है मेरी बात, अच्छी तरह ध्यान रखें। अब कुछ ये ग्राफ आया, इससे पहले मैं आपको थोड़ी और बातें बता देता हूं, जरा देखो। देखो गौर से, ये रहा आपका ग्राफ और ये रहा आपका ग्राफ। और फिर कोई कहे कि नहीं नहीं ग्राफ जो है ना वो यहां है, कलर चेंज करते हैं क्योंकि अब ग्रीन आ गया तो उसमें मजा नहीं आएगी। ये ग्राफ जैसे तुमको मिला, ये ग्राफ तुमने तुरंत कहा कि नहीं सुनो सुनो, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, मजा आ जाएगी।
ये आदमी x है, ये आदमी y है। लॉजिकली तुम इंट्यूशन से समझ चुके हो कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो जो जोन निकाल कर देख रहे हो उस जोन के अंदर ये जो तमाशा है, ये ऐसा कुछ, ये जो कुछ बना हुआ है, हाइलाइटर को पतला करना पड़ेगा, पतले हो जाओगे। अब ये जो पोर्शन है इसमें आप देखो कि x और y का जो मल्टीप्लिकेशन है ये किस तरह से फंक्शन आ रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, इसको भूल जाओ। बट इतना क्लियर है कि जो भी डायग्राम है उसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, बोथ द डायमेंशंस आर पॉजिटिव। तो जो एरिया आएगा हम उसे भी पॉजिटिव ही बोलेंगे। अच्छा, अब बताओ, सुनो भाई, ये ग्राफ, अब ग्राफ जो है वो हमने यहां पर प्लॉट कर दिया। अब क्या होगा, कुछ खास होगा नहीं, बस यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे। नीचे से क्यों डालोगे, अरे यार एक्स पर जाना है ना, तो जो तुम्हारी एक्स एक्सिस है इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसी पे तो प्रोजेक्शन बनाओगे ना, तो प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। यू कैन सी कि ये रहा आपका वो शेडेड पोर्शन जिसका एरिया आपको निकालना है, और ये पोर्शन जो है इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि x जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन y नीचे आने की वजह से नेगेटिव है। इस वजह से दोनों डायमेंशंस का आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो एरिया एक्चुअली नेगेटिव आएगा। तो एज यू कैन सी कि एरिया भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। क्लियर है मेरे बात, एरिया भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, जी हाँ क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, आओ एक बड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं, उससे फीलिंग भी आ जाएगी कैसे डिपेंड करेगा। तो मान लो कि एक ऐसे कुछ, मान लो कि कुछ ऐसे, ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट। मैं जानबूझ के इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ, मैं जानबूझ के इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ, तो इंट्यूटिवली ये अपने आप नेगेटिव हो गया और नीचे वाला y नेगेटिव हो गया। ग्राफ अगर इस जोन में है तो आप चीखने लग जाओगे कि सर यहाँ पे x कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ पे y कैसा है, पॉजिटिव। इन दोनों से निकलकर एक बात आती है कि एरिया भी कैसा होगा, पॉजिटिव। अच्छा, यहां पर चर्चा करो सर, x कैसा है, नेगेटिव, y कैसा है सर, पॉजिटिव। इन दोनों से जो निकल के आता है कि एरिया कैसा होगा, नेगेटिव। अच्छा, नीचे आइए, यहां पर x कैसा है सर, नेगेटिव, y भी कैसा है सर, नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव जब एरिया के लिए मल्टीप्लाई होंगे तो लॉजिकली प्लस बन जाएंगे। तो एरिया कैसा, पॉजिटिव। यहां देखो x कैसा है सर, पॉजिटिव, y कैसा है सर, नेगेटिव। तो लॉजिकली इनसे मिलके जो एरिया बनेगा x और y के मल्टीप्लिकेशन से वो आएगा नेगेटिव। अब क्या याद रखना है, दोनों के साइन सेम तो एरिया पॉजिटिव, दोनों के साइन ऑपोजिट तो एरिया नेगेटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। क्लियर है मेरी बात। अब एक ही ग्राफ अगर एक दो क्वाड्रेंट में नाच रहा हो तो क्या करें, दो चार क्वाड्रेंट में नाच जाए तो जहां पॉजिटिव वहां का पॉजिटिव लिखो, जहां नेगेटिव वहां का नेगेटिव लिखो, जोड़ दो काम करो। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो ये यही हो रहा है, ग्राफ नाच रहा है, कह रहा है कि ग्राफ तो बहुत सारा बना है। अचानक से तो बच्चा कहेगा नहीं नहीं अब सुनो बस, हम अब मानेंगे नहीं तुम्हारी बात, शायद तुम जितना कह लो, लेकिन जो स्टार्ट है और जो एंड है हम तो वहां पे परपेंडिकुलर डाल के एरिया निकालेंगे। अबे यहां से निकालोगे तो इस ग्राफ का टोटल एरिया आएगा। इसने टोटल नहीं माना, वो क्या कह रहा है, ग्राफ नाच रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को गौर से देख लीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे x पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, y भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो लॉजिकली इनसे मिलके जो एरिया बन के आएगा बच्चों वो भी पॉजिटिव दिखाई देगा। लेकिन इस ग्राफ में जो कि A1 टाइप का ग्राफ दिखाई दे रहा है वो नीचे वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप देखें x जो है वो पॉजिटिव है लेकिन y जो है वो नेगेटिव है। तो करस्पॉन्डिंगली जो इनसे एरिया निकल कर आएगा बेटा वो नेगेटिव निकल कर आएगा। अगर ये बात फीलिंग नहीं आती है तो आनी चाहिए, 5 मिनट रिपीट करो फिर आगे आओ, मजा आ जाएगा। अब देखो बस, तुम A1 का एरिया निकालो और वो कह रहा है कि नहीं स्पेशली A से स्टार्ट करना है, B पर ग्राफ पलटी मार रहा है, फिर C तक एरिया निकालना है, इसके आगे पीछे नहीं निकालना है। तो हमने कहा ठीक है सुनो, पलटी मार रहा है कहां पर, पलटी मार रहा है B पर, तो एक काम करो A से B तक का एरिया निकालो, फिर B से C तक का एरिया निकालो अलग। इसका एरिया देखोगे ना A1,
तो ये आएगा नेगेटिव। और A2 का एरिया देखोगे ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये आएगा पॉजिटिव। और अगर मैं तुमसे कहूं कि नहीं नहीं मुझे तो एरिया टोटल चाहिए, तो तुम कहोगे कि वो A1 प्लस A2 होना चाहिए। पर मुझे पता है कि A1 अपने आप में नेगेटिव है और A2 अपने आप में पॉजिटिव है, तो दोनों को साइन के साथ रख दीजिए। पॉजिटिव एरिया को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव एरिया को नेगेटिव के साथ जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब जो अब मेरा फाइनल आंसर आया एरिया टोटल, उसकी वैल्यू हो गई A2 माइनस A1। क्लियर है मेरी बात? ये आपके एरिया समझ आया एरिया कैसे निकालेंगे? आइए, कोई तकलीफ नहीं एरिया निकालने में। ठीक, अब कुछ टेक्निक्स बताता हूं आपको, सुनिए। कोई बच्चा कहेगा कि बात बताइए कि जो कुछ आपने पढ़ाया अच्छा लगा, यहां पर अगर हम एक स्लाइड लें और जानबूझकर कुछ चीजें सेटल करें, जैसे एक ग्राफ बनाया गया आपके लिए, ये ग्राफ बनाया गया आपके लिए, और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ येलो कलर का बना देते हैं, लेट अस से ऐसा है। तो उनसे कहा जाए बताओ भाई एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा? ये x है और ये y है, कलर चेंज कर लेते हैं। और फिर तुमसे कोई कहे कि एरिया अंडर ग्राफ बताइए, तो आप एरिया अंडर ग्राफ कैसे बताएंगे? देखिएगा, एरिया अंडर ग्राफ बताने के लिए आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे, और फिर कहेंगे कि ये दूरी है x और ये दूरी है y। और एरिया अंडर ग्राफ के लिए आप इसमें कलर फिल करने लग जाएंगे, और कलर फिल करते हुए कहेंगे कि जो ट्राइंगल बन के आ रहा है बेटा आपके लिए, दिस इज योर एरिया अंडर ग्राफ। तो ट्राइंगल का तो एरिया निकालना है सिर्फ, और ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा एरिया अंडर ग्राफ। अगर तुम बेस देखोगे इसका, तो बेस जो है वो x है, परपेंडिकुलर देखोगे तो परपेंडिकुलर y, और तुम अगर इसका एरिया निकालने लग गए, एरिया निकालते हुए कहोगे हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, और ये बन गया आपका एरिया। अच्छा, सुंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से है। दूसरा ग्राफ बनाओ। ग्राफ ऐसे बना, ठीक है, अच्छी बात है, बना। ये x है, ये y, तो क्या करते? कुछ नहीं, सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डालो भाई, बिना परपेंडिकुलर के क्या ही मालूम चल जाएगा तुमको। तो ये स्टार्टिंग और ये एंड दोनों डालिए। इसकी वैल्यू को a बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू को b बोल सकते हैं, और करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू y में मिल रही है इसको आप h बोल सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। फिर कोई बच्चा कहेगा सुनो 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 बता रहे, जो एरिया लिखोगे वो कैसे लिखोगे? तो तुम कहोगे ग्राफ से एरिया बनाओ और नीचे तक का बनाओ। तुमने कहा ठीक है, नीचे तक का बना दो, और ये बन गया है। अब फिल कर लो, जो करना है कर लो, सब ये स्टार्टिंग से। ठीक, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है बॉस पे? ये जो बेस है ये b माइनस a का है। लॉजिक क्या है? यहाँ से यहाँ तक b था, तो यहाँ से यहाँ तक a है, जो डिफरेंस है वो b माइनस है। क्लियर दिखाई दे रहा है? हाइट को अगर आप देखेंगे तो पहले से ही h दे रखी है, ये एक रेक्टेंगल काइंड ऑफ थिंग दिखाई दे रही है। तो जब मैं इसका बेटा एरिया लिखने की कोशिश करूंगा तो आप एरिया के लिए बोलेंगे हाइट इनटू b माइनस a, दिस इज योर एरिया। एंड लॉजिकली बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, तो इसकी वजह से एरिया कैसा आएगा? पॉजिटिव। सिंपल। अच्छा, इतना ही सिंपल है? हाँ, इतना ही सिंपल है। और बताओ फिर, और सुनो, छोटा कर लो इसको। आओ बेटा इधर ही लो, तुम भी छोटे हो जाओ, और इधर तुम लोग सही हो। अब नया ग्राफ बनेगा। देखो भाई, ग्राफ बनाते हैं, इसी के आगे बना रहा हूँ जानबूझकर ताकि अच्छा लगे आपको देखकर, एक साथ कंट्रास्ट आ जाए, वरना नेक्स्ट पेज पे भी हो सकता है काम, तो आपको एक साथ बनाकर दिखा रहे हैं जानबूझकर। ये भाई, और अगर आप अब ग्राफ प्लॉट करने पर आए और दुनिया वाले आपसे ग्राफ प्लॉट करवाएं और आपने मान लीजिए ऐसा ग्राफ प्लॉट कर दिया और वैल्यूज मार्क करें, तो ये है -4 और ये है +6, और ये x की वैल्यू है और लॉजिकली ये y की वैल्यू। और तुमसे कहीं एरिया बताओ तो तुम तुरंत कहोगे सबसे पहले चेक तो करो कि एरिया कहाँ का निकालना है, तो मैं यहाँ पर निकालना है। ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ऑफ कोर्स ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इफ द ट्रायंगल इज लाइक दिस, तो फिर यही तो एरिया आपको निकालना है। हाँ हाँ, एरिया निकालना है, बहुत बढ़िया। अब अगर तुम इसका एरिया निकालने जाओगे, तुम इसका एरिया कैसे निकालोगे? सबसे कहोगे कि ये तो ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब ये है अपना ट्रायंगल।
और ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होगा। एरिया के लिए लिखोगे हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ तो हाफ रहा, अगर तुम बेस को देखोगे तो वो +6 दिखाई दे रहा है, और अगर तुम हाइट को देखोगे तो वो 4 तो है, पर क्योंकि नेगेटिव क्वाड्रेंट में जा रही है तो उसकी वजह से वो -4 है, तो हम यहाँ पर -4 लगा देंगे। 2 से 4 को निपटाएंगे 2 आएगा, और 6 2 12 तो -12 साइन के साथ वैल्यूज रखेंगे। आंसर इज -12, और जो भी एरिया आया वो अपने काम करता रहेगा और साथ में आता रहेगा। तो आप देखें कि पॉजिटिव एरिया भी आपके पास है, नेगेटिव एरिया भी आपके पास है। जो ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको पता है, जिनका आपने फार्मूला मेंसुरेशन में क्लास 10 में पढ़ रखा है, उनका एरिया आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो बनाया है इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये तो थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है, आप गर्दन टेढ़ी करके देखना पड़ेगा। लुक एट दिस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। इसका एरिया कैसे निकालोगे? इस शेप को तो आप जानते ही नहीं, ये एरिया आपको नहीं आता है। अच्छा, ये नहीं आता, लेट मी इरेज इट। इतनी गंदगी नहीं फैलानी इसमें, क्योंकि अभी बड़े काम आएगा ये तरह। ये कैसे करोगे? इसका एरिया कैसे निकालोगे? सोचो, ये कैसे निकालोगे? हालांकि ये भी y एक्सिस पे बन रहेगा, तो हम y एक्सिस पे तो नहीं बनाने वाले, लेकिन स्टिल ये कैसे निकालोगे? और ये कैसे निकालोगे? इसके लिए एक टेक्निक पहले लिखी हुई थी अपने आज के एजेंडा में, वो ये था, लिखा हुआ है टेक डिफरेंशियल एलिमेंट। व्हाट इज डिफरेंशियल एलिमेंट? बहुत नन्ना मुन्ना एलिमेंट। वो याद है, एक कंडीशन पढ़ाई थी, इंस्टेंटेनियस स्लोप पढ़ाई थी। यहाँ पर P पॉइंट था, उसके बाजू में Q पॉइंट प्लॉट किया था, तो सीकेंट बनाई थी, वो टेंजेंट बन गई थी। इन दोनों का जो डेल्टा x था वो अप्रोचिंग 0 हो जा रहा था। हम एक चीज लिख दे रहे थे कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट लेना। इतना नन्ना सा एलिमेंट ले लेना कि इसकी थिकनेस इग्नोरेबल है, बाल के बराबर की चौड़ाई ले लेना, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है मेरी बात? इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट। ये डिफरेंशियल एलिमेंट लो, और डिफरेंशियल एलिमेंट लेकर सारे ऐसे एलिमेंट्स का एरिया सम कर दो, तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा, करके बताओ, और इसी में कर लेते हैं। इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। व्हाइट कलर लेते हैं। देखो, मैंने कहा कि यहां से एक ऐसा कुछ, और इसके बगल में एक बहुत छोटा सा पतला सा नन्ना सा मुन्ना सा एरिया बनाओ, ये। और जब तुम इसे देखोगे, तुम ये जो पोर्शन है ये बहुत छोटा है, इस वाले लेंथ को देखो तो इसको x बोल सकते हो, इसको x प्राइम बोल सकते हो, x प्राइम माइनस x जो बनेगा उसे तुम डेल्टा x बोल सकते हो। ठीक है, जैसे ही तुम उसको डेल्टा x बोलोगे तो ये जो चौड़ाई है इस स्ट्रिप की, ये डेल्टा x कहलाएगी। ये जो पतली वाली चौड़ाई आपको दिखाई देगी, ये जहां मैं शेड कर रहा हूं, ये पतली वाली चौड़ाई। अब इसको थोड़ा साफ कर दें तो आपको एक बात तो दिखाई देगी, काइंड ऑफ रेक्टेंगल दिखाई देगी। तो हम कहेंगे हाँ, इसके करस्पॉन्डिंग बेटा जो हाइट है वो कितनी, तो तुम कहोगे भाई तो इस पर्टिकुलर स्ट्राइप का एरिया कितना हुआ, तो हमसे लिखेंगे DA। समझ है ना DA क्यों? वो पिछले लेक्चर के हिसाब से वो डेल्टा A जो होता था वो डिफरेंशियल के लिए छोटे एरिया के लिए DA लिख देते थे। इसकी वैल्यू होगी y into डेल्टा x। अब कहोगे y into डेल्टा x क्यों? क्या y बराबर है? अरे देखो यार, यहां से यहां y चेंज हो रहा है, पर ये डेल्टा x बहुत छोटा है, तो y में कोई खास वेरिएशन नहीं मान रहे। फिर क्या करें? फिर कुछ नहीं, ऐसे ही और एलिमेंट बनाओ, ऐसे ही और पतले पतले एलिमेंट बनाओ, ऐसे ही और पतले पतले एलिमेंट बनाओ, और इस सारे ऐसे पतले पतले एलिमेंट से इस ग्राफ को भर दीजिए। इस ग्राफ को ऐसे नन्हे मुन्ने एलिमेंट से भर दीजिए, पूरे ग्राफ को, और नन्हे नन्हे एलिमेंट्स का एरिया निकाल लीजिए साहब। सारे एलिमेंट्स का एरिया निकाल लीजिए, सारे एलिमेंट्स का एरिया निकाल दीजिए। हर टुकड़ा एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है, तो जवाब है हाँ, हर टुकड़ा रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर हर टुकड़ा रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो टोटल एरिया बनकर आएगा वो बनकर आएगा समेशन ऑफ y into डेल्टा x। लेकिन कोई बच्चा कहेगा अभी बात नहीं, बात तो तब बनेगी
जब यार इस y के वेरिएशन को तुम देखो, इसका नीचे वाला y अलग है, ऊपर वाला y अलग है, तुमने एक ही y कैसे मान लिया? ये तो तब खत्म होगा जब ये डेल्टा x है बहुत छोटा। बहुत छोटे का मतलब ये कि एक स्ट्राइप के ठीक बाजू में दूसरा स्ट्राइप। अब तुम देखो पहली दो लाइनें, ये वाली और ये वाली लाइनें देखो, दोनों इनके बीच में कितना गैप है, इग्नोरेबल, तो इसका y कांस्टेंट है। जब डेल्टा x बहुत छोटा हो जाएगा तो उस डेल्टा x के लिए y कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहें कि अगर मैं एरिया निकाल रहा हूं तो ये एक्यूरेट एरिया तब निकलेगा जब मैं एक लिमिट कंसीडर करूंगा दैट डेल्टा x अप्रोचेस 0, यानी जो मैं स्ट्राइप की थिकनेस ले रहा हूं अगर वो बहुत इग्नोरेबल लल्लू पल्लू छोटी मोटी है तो इस एरिया से जो एरिया आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। समझ आया? एक डिफरेंशियल एलिमेंट स्ट्राइप बनाई, उस स्ट्राइप का एरिया लिखिए, बहुत सारे स्ट्राइप्स ऐसे बनाइए और पूरे ग्राफ को स्ट्राइप से भर दीजिए और सारे स्ट्राइप्स का एरिया ऐड कर दीजिए। ये जो छोटा छोटा सा एरर आपको नजर आता है स्ट्राइप्स में, ये वाला एरर, यहाँ देखें तो ये एरर, यहाँ देखें तो ये एरर, यहाँ देखें तो ये एरर तब खत्म हो जाएगा जब डेल्टा x बहुत छोटा हो जाएगा। इसके साथ आप इंटीग्रेट करें या सम करें तो एरिया आ जाएगा। आइए इस ग्राफ को दोबारा समझाते हैं। देखो ये एक स्ट्राइप बनाई, ये एक स्ट्राइप बनाई, देखो अब ये स्ट्राइप्स जो हैं ये बिल्कुल आजू बाजू हो गई। इनका जो ये थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, इसको मैं कह रहा हूं डेल्टा x, और इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है इसको मैं y बोल रहा हूं। तो जो इसका छोटा सा एरिया आएगा, एरिया ऑफ स्ट्राइप, वो क्या आएगी? एरिया ऑफ स्ट्राइप आएगी y इंटू डेल्टा x। यदि कोई बच्चा कहेगा कि सर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y अलग होगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y अलग होगा, इससे बचने के लिए तुम जानबूझकर एरिया टोटल में एक गड़बड़ी करो और कहो कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0, यानी जो मैंने स्ट्राइप बनाई है ये बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी, ये लिखते ही हम कह देंगे डिफरेंशियल एलिमेंट दिया, स्ट्राइप बहुत पतली कर दी y टाइम्स डेल्टा x और इसको कर दिया समेशन। समेशन मतलब मैंने एक स्ट्राइप, इसके जैसी बहुत सारी स्ट्राइप्स, ये स्ट्राइप्स बनी हुई है आपके सामने, मैं बनाता जा रहा हूं, देखते रहिए। जितनी स्ट्राइप्स आपको दिखाई दे रही हैं इन सारी स्ट्राइप्स का एरिया ऐड कर देना, ग्राफ के नीचे का एरिया आ जाएगा। ये जब मैं लिमिट के साथ काम करने लग जाता हूं तो मैं इसको कहने लग जाता हूं कि मैं इंटीग्रेट करने लग गया हूं। इंटीग्रेट करने लग गया। इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है समझाता हूं। इंटीग्रेट y dx का मतलब है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 समेशन ऑफ y डेल्टा x। ये y और डेल्टा x के मल्टीप्लिकेशन का समेशन है, लेकिन अगर हम ये लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, यही समेशन इंटीग्रेशन कहलाएगा। अगर डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, बड़ी वैल्यूज हैं, तो उनका समेशन समेशन कहलाता है। वैल्यूज कॉन्टिन्यूअस हो जाएं, छोटी हो जाएं, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हो, पर डिफरेंशियल नन्हे मुन्ने एलिमेंट्स का अगर समेशन करना है तो हम उसको बोल देते हैं कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये जो डेल्टा x आप लिख रहे थे ना समेशन में, ये कन्वर्ट हो जाएगा dx में। क्लियर है मेरी बात? और जो एरर आ रहा था, वो जो टुकड़े का एरर आ रहा था, वो छूमंतर हो जाएगा। आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने इतना छोटा एलिमेंट लिया है कि दोनों के y में कोई फर्क नहीं है। तो आज से जब हम डिफरेंशियल एलिमेंट्स का समेशन करेंगे, जोड़ेंगे, तो हम उसे कहेंगे कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? समेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। आप देखें यहां पर भी वही सीन है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स बना लेने हैं। ये देखिए इन सबको जोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसका टोटल एरिया लिखने की कोशिश करूं, एरिया टोटल
सिंबल है, ऐसे करके बनाया जाएगा सिंबल इंटीग्रेशन का y dx एंड दिस y dx का इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन सीखा था, ये इंटीग्रेशन। क्लियर है मेरी बात? हम पहुंच गए डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्शन पे और इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन पे। तो ये जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया। आपकी जो कहानी है अब वो आती है होमवर्क पे। आपके होमवर्क फिर से वही एक स्लोप बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जो स्लोप होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखे दोबारा से, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन खुद से लेके याद करके इस तरह की इक्वेशन का ग्राफ बनाइए। इक्वेशन अगर दिखाई ना दे रही हो मैं बड़ा सा लिख देता हूँ, 3x + 4 ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसका इंटरसेप्ट इसकी स्लोप बताइए। दूसरी होमवर्क देखिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाइए 4, उनकी इक्वेशंस लिखिए, उनके इंटरसेप्ट बताइए और उनका स्लोप बताइए। दूसरा, जो भी आपने ग्राफ बनाया है उसकी मार्किंग करके उसके नीचे का एरिया अंडर कर्व लिखिए। ये आपका होमवर्क है। ग्राफ तो दिए नहीं, दिए हुए कुछ नहीं, खुद बनाओ, खुद मार्किंग करो, सवाल खुद फॉर्म करो। जब तुमसे सवाल बनेंगे तो सवाल होने लग जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे लेक्चर कंक्लूड। मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पर। हमारा एजेंडा है एजुकेशन फॉर ऑल, सब पढ़ें सब बढ़ें। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। मैंने आईआईटी कानपुर में बहुत सारा समय बिताया है। पढ़ते पढ़ते आप पढ़ा रहे हैं, अच्छी जगह से पढ़ के आए, बहुत अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज करिए सब्सक्राइब आरटी एकेडमी को। साल भर पढ़ेंगे पीसीएमबी क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, और ये मान लीजिए कि हम मिलने वाले हैं ईयर लॉन्ग कोर्सेज के लिए। ईयर लॉन्ग कोर्सेज लिखा भी होगा, ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज है भाई अपने पास, पहले से लिख के ना लिखा क्यों? तो इसको फॉलो करिए, आरटी एकेडमी को फॉलो करिए। नहीं किया है सब्सक्राइब तुरंत कर लो, काम आएगा, बहुत काम आएगा। ऐसे नोट्स बनवाएंगे कि मजा आ जाएगी। तो इस 11th के स्टार्ट खेलते रहे, कूदते रहे और पढ़ते रहे। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। आरटी एकेडमी का नाम ना भूलें। मिलेंगे अगले पार्ट में जहां सीखेंगे डिफरेंशिएशन। तब तक के लिए थैंक यू।